हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। होप कि आप ठीक होंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। होप कि आपने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा अच्छे से। अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देख लिया है तो कहीं ना कहीं आपके डीएनए का जो स्ट्रक्चर का जो कंफ्यूजन था वो क्या हो गया होगा, दूर हो गया होगा। अब उसी डीएनए को, जो थ्रेड लाइक डीएनए था, उसको हमें क्या करना है, पैकिंग करनी है ना। और पैकिंग करने के बाद हमें क्या बनाना है, कहीं ना कहीं क्रोमोसोम बनाना है। ठीक है, इसी जर्नी को हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब ये जो पैकिंग है दो सेलों में होगी। एक कौन सा सेल होगा आपके पास, एक सेल होगा आपके पास प्रोकैरियोटिक, एक होगा आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा आपके पास, यूकैरियोटिक सेल, है ना। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, एक ऊन से हम क्या बनाने वाले हैं, स्वेटर बनाने वाले हैं, है ना। इसको ऐसे भी सीखा जा सकता है। प्रोकैरियोट्स में अगर मैं देखता हूं आपके पास कि क्या है, एक बैक्टीरिया है ना। मान लीजिए कि क्या है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए कैसा है, कहीं ना कहीं कंडेंस फॉर्म में है। और जो कंडेंस फॉर्म में डीएनए है इसको हम क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। तो सिंपल सी बात है बेटा कि आपके पास जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, किसी ना किसी प्रोटीन से क्या है, लिंक्ड है। और लिंक करने के बाद क्या किया है उसने, अपने आप को क्या किया है, कंडेंस किया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसका डीएनए है जो साइटोप्लाज्म में होता है, और यहाँ पे क्या है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते बेटा, तो यहाँ क्या होंगे, सिर्फ कुछ कुछ बेसिक प्रोटीन्स होंगे। उसी के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे जानना है। तो बेसिक प्रोटीन्स प्लस डीएनए क्या बना देगा, उसका न्यूक्लियोइड बना देगा, जो कि उसका क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग किस में होती है, आपके प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरियाज में, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन जो आज हम मेन बात करने वाले हैं, किस पे बात करने वाले हैं, यूकैरियोट्स पे। तो यूकैरियोट्स में जब पैकेजिंग होती है बच्चों, तो दो टाइप के हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्रोटीन कौन से प्रोटीन है, तो पहला है हमारे पास, हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, है ना। और दूसरा जो प्रोटीन होता है उसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, है ना। तो याद रखिएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NHC भी कहते हैं, है ना। और उसको हम बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स कहीं ना कहीं यूकैरियोट्स में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्या करने में, पैकेजिंग करने में। अब ये प्रोटीन्स हैं, है ना। क्या है बेटा, ये यूकैरियोट्स में क्या रहेंगे, ये प्रोटीन्स हैं। और ये प्रोटीन्स का नाम क्या है, आपके पास है, आपके पास हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा कौन सा प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानने लायक ये है कि ये कैसे प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। कैसे प्रोटीन है ये, बेसिक प्रोटीन, है ना। और कहीं ना कहीं ये से किससे रिच होंगे, तो हिस्टोन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो याद रखना हिस्टोन प्रोटीन दो अमाइनो एसिड से क्या होता है, रिच होता है ना। एक को हम कहते हैं लाइसिन, है ना, लाइसिन, और दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं आर्जिनिन, आर्जिनिन, है ना। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन से आपका हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, रिच होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो हिस्टोन है उसके कुछ कंपार्टमेंट्स है जो लाइसिन से रिच रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द H2A, H2B एंड व्हाट, H1। ठीक है, ये तीन हिस्टोन के क्या हैं, और मतलब मोनोमर्स हैं, जो किसमें आपके पास H2A, H2B और कौन सा है, H1। और यही चीज आप बात करते हैं किसमें, आर्जिनिन में। तो आर्जिनिन से जो रिच रहेंगे वो आपके पास रहेंगे कहीं ना कहीं H3 एंड H4, है ना। तो आपके पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उसके जो मोनोमर्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जो किससे रिच हैं, लाइसिन ज्यादा किसमें होगा, H2A, H2B एंड H1 में। और यहाँ पे जो आर्जिनिन उसमें क्या ज्यादा होगा, H3 एंड H4। कीप इन माइंड, है ना। तो ये कौन से प्रोटीन है, दिस आर द बेसिक प्रोटीन। कौन से चार्ज है बेटा ये, तो याद रखिएगा ये जितने भी चार्ज है, कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, एंड दे आर व्हाट, बेसिक प्रोटीन्स। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये कहां प्रेजेंट होता है, आपके यूकैरियोट्स में, ना कि प्रोकैरियोट्स में। और कहा जाए तो अब ये हिस्टोन नॉन हिस्टोन की बारी आ गई, तो नॉन हिस्टोन कैसे काम करेगा, तो नॉन हिस्टोन एक प्रकार का बच्चों ये कैसा प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन, सॉरी, ये कैसा प्रोटीन रहेगा, दिस इज व्हाट, एसिडिक प्रोटीन है ये, है ना। और ये कब काम करेगा, जब कौन से लेवल पे पैकेजिंग हो रही होगी, हायर लेवल पैकेजिंग, है ना। हायर लेवल पे क्या हो रही होगी, जब पैकेजिंग हो रही होगी
तब कौन हेल्प करेगा, हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे पास अगर बोला जाए यूकैरियोट्स में कैसे प्रोटीन है, तो बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन किससे रिच होंगे, आपके हिस्टोन से। हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहाँ पे जो किससे रिच रहेंगे, वो कौन सा अमीनो एसिड, लाइसिन, और दूसरा कौन सा है, अर्जिनिन, H2A, H2B एंड H1। और ये किससे रिच रहेगा, H3A एंड H4 से। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपके पास, नॉन हिस्टोन प्रोटीन विच आर समवॉट एसिडिक प्रोटीन्स। एंड कैसा रहेगा ये, हायर लेवल किसमें काम करेगा, ये पैकेजिंग में काम करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों की इसका कैसे पैकेजिंग होगा। तो सीधी सी बात है, ये अपना डीएनए है, ये क्या है आपके पास, डीएनए है। और इस डीएनए की क्या करना है, हमें पैकेजिंग करके क्या बनाना है, एक क्रोमोसोम बनाना है। ये क्रोमोसोम बनाना है हमें। और क्रोमोसोम बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या होता है, इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं। और याद रखिए कंडेंसेशन कहाँ होता था हमारे डीएनए का, याद रखेंगे तो कौन सा फेज था, वो प्रोफेज है ना। तो प्रोफेज में क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं डीएनए के पैकेजिंग की जाती थी सेल साइकिल में। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है ना। तो डीएनए को आप लोग पैक कर रहे हो किसमें, क्रोमोसोम में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन और पैकेजिंग। अब कैसे पैकेजिंग होने वाली है, उसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो है आपके पास हिस्टोन प्रोटीन का, उसे हेल्प करना है ना। तो चलो हिस्टोन प्रोटीन को इसको अरेंज करते हैं, कैसा रहेगा। तो हिस्टोन प्रोटीन में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों याद रखिएगा, आपके पास हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसे अरेंज होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द फर्स्ट वन यूनिट, दिस वन इज द सेकेंड यूनिट, है ना, दिस वन इज द थर्ड यूनिट एंड दिस वॉज द फोर्थ यूनिट। चार ऐसे अरेंज होंगे। फिर क्या होंगे, यहाँ पे पांचवा कुछ ऐसे लगा होगा, छठवां कुछ ऐसे लगा होगा, है ना, सातवां कुछ ऐसे लगा होगा, और आठवां इसी के क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे H2A, इसको बोलेंगे H2B, है ना, इसको हम बोलेंगे H2A एंड H2A रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, H2B, और यहाँ रहेगा H2B, है ना। तो ये आप H2 H2B किस में रहेंगे, आपके पास ऊपर वाले यूनिट में है। नीचे क्या रहेगा, तो यहाँ रहेगा H4, यहाँ रहेगा H3, और यहाँ रहेगा H3। ठीक है, तो ये देखो ऐसे अरेंज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, 8 के 8 यूनिट एक साथ जुड़ गए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेमर। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टेमर। और इसी को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोन ऑक्टेमर। हिस्टोन को क्या बोलेंगे, हिस्टोन ऑक्टेमर। 8 यूनिट मिली हुई है ना। अब क्या हो जाएगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो डीएनए होता है हमारा, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हमारा डीएनए कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। याद रखिएगा फॉस्फोरिक एसिड था, उसमें एसिडिक भी है ना, एसिडिक भी है, और कैसा है, नेगेटिव चार्ज भी है। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, ये जो हिस्टोन है, ये हिस्टोन कैसा है, कहीं ना कहीं बेसिक है। कैसा है, ये बेसिक प्रोटीन है। और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए रैप अराउंड व्हाट द हिस्टोन ऑक्टेमर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और हिस्टोन कैसा है, बेसिक है। तो मैं कह सकता हूं कि पैकेजिंग के टाइम पे क्या बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्या बोल सकता हूं बच्चों में इसको, नेगेटिव चार्ज डीएनए, है ना, रैप्ड अराउंड पॉजिटिव चार्ज्ड व्हाट, हिस्टोन। बराबर है। तो ये पैकेजिंग का सबसे बड़ा रूल है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज था और हिस्टोन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकी पैकेजिंग होने में हेल्प हो रही है। अब चलो डीएनए को लेते हैं, कैसे आएगा। तो डीएनए बच्चों देखो, यहां से डीएनए ऐसा फॉर्म में क्या आएगा, ऐसे आया, यहां से क्या करेगा, वो टर्न मारेगा, है ना। मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो यहां से आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज था और हिस्टोन कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। वहां से क्या करेगा, टर्न मारेगा, यहां से बाहर निकलेगा, फिर यहां से क्या करेगा, ऐसा कुछ करके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरा 2 टर्न नहीं मारता ये टर्न मारता है 1.76 टन। अगर मैं कहता हूं कि एक हिस्टोन में डीएनए कितने बार टर्न मारता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों कितना मारता है, 1.76 टर्न। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको याद कर रखना है तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, कितना टर्न मारेगा, 1.76 टर्न मारेगा। अब मेन चीज है कि जब हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं किसके अराउंड, हिस्टोन के अराउंड, तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए होगा, एक प्रकार से लिंकर हिस्टोन भी चाहिए होगा। तो आपको देख रहा होगा कि अब मैंने H1 को अभी तक यूज नहीं किया है, तो जो मैं H1 को यूज करने वाला हूं वो H1 कैसा दिखेगा, तो वो H1 कुछ मुझे दिख रहा है, ये दिस वन इज द H1 हिस्टोन, जो क्या करेगा, डीएनए को बढ़िया से क्या करके रखेगा, बांध के रखेगा। ठीक है, अब
दूसरा हिस्टोन आएगा तो एक और बनाते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास नेक्स्ट हिस्टोन ये है ना, ये रहेंगे आपके पास H2B, ये क्या रहेगा आपके पास H2B, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, दिस इज व्हाट योर H4, ये भी कौन सा हो जाएगा H4। ऊपर साइड में कौन हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएंगे H2A, यहाँ हो जाएगा आपके पास कौन सा H2A, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पास H3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास H3। अगेन हिस्टोन आ गया। अब क्या हो जाएगा, अगेन वो डीएनए आएगा, क्या करेगा, रैप करेगा, रैप करने के बाद बाहर निकलेगा, अगेन रैप करेगा, बाहर निकलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, यहाँ पे डीएनए की क्या हो रही है, पैकेजिंग हो रही है और ये डीएनए ऐसे करके बाहर निकलेगा। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, डीएनए हमारा पैकिंग करना चालू रखेगा और ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द H1 हिस्टोन। इसको हम लोग लिंकर, क्या होता है, इसको लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, है ना। और याद रखिएगा ये जो लिंकर हिस्टोन है दैट इज ऑल्सो रिच इन व्हाट, लाइसिन। लाइसिन ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं दोनों, लाइसिन एंड अर्जिनिन। अब बच्चों ये देखो, अब यहां से लेके यहां तक जो ऑक्टेमर था, है ना, तो मैं कह रहा था हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ, देखो यहाँ पे, और बीच में कुछ डीएनए, मुझे इतना डीएनए ये वाला भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला भी डीएनए दिख रहा है मुझे, जो इन दोनों को लिंक कर रहा है, और ये डीएनए के साथ मुझे क्या दिख रहा है, ऑक्टेमर भी दिख रहा है। तो बच्चों एक चीज बोल सकते हैं अपन कि ऑक्टेमर के साथ, हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ, है ना, क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए जुड़ा हुआ है। तो जब ऑक्टेमर के साथ जब डीएनए जुड़ेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम और एनयू बॉडी। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो जब कभी भी आपके हिस्टोन के साथ आपका डीएनए क्या करता है, रैप करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। एंड जो बीच में जो डीएनए इन दोनों को लिंक कर रहा है, ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे हम इसको, लिंकर डीएनए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, ऐसे कर, अब सोचिए, ऐसे एक मार्कर है, इसमें क्या हो रहा है, डीएनए रैप किया, फिर दूसरे मार्कर है उस पर रैप किया, तीसरा मार्कर, ऐसे करते क्या कर देगा, वो पूरा क्या करेगा, फोल्ड करेगा। अब डीएनए क्या हो रहा है, आपका थ्रेड लाइक डीएनए जो दिख रहा है, अब वो सबसे पहले क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम बनाएगा। ऐसे करके उसकी पैकेजिंग स्टार्ट होगी। अब जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा पार्ट है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये भी क्या है आपके पास, न्यूक्लियोसोम है। तो दिस इज द न्यूक्लियोसोम, दिस इज द न्यूक्लियोसोम, है ना। बीच में क्या है, H1 लिंकर, और बीच में क्या है, लिंकर डीएनए। तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है क्वेश्चन जो नीट में आता है कि आपके पास जो ऑक्टेमर है ना, इसमें कितने बेस पेयर डीएनए के लगते हैं। अगर पूरे ऑक्टेमर को मैं देखा जाऊं तो याद रखिएगा 200, कितने बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर से क्या करता है, डीएनए हिस्टोन ऑक्टेमर से क्या करता है, वो रैप करता है ना। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मान लो 200 बेस पेयर आपके एक न्यूक्लियोसोम में आ गए, तो अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास पूरे डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे। तो चलो पता लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास जो टोटल डीएनए है बच्चों, टोटल डीएनए हमारे पास कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁴ कितना है, 9 है ना। पूरा लेंथ ऑफ डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कितना है हमारे पास, 6.6 इंटू 10⁻⁹ है। और एक मतलब न्यूक्लियोसोम में कितने बार ये रैप करता है, 200 बेस पेयर कहीं ना कहीं रैप करते हैं। तो हमारे पास टोटल बेस पेयर कितने हैं हमारे पास, 6.6 इंटू 10⁻⁹ है। और हमारा जो 200 बेस पेयर किसमें जाने वाले हैं, इस ऑक्टेमर में जाने वाले हैं। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई व्हाट, 200 बेस पेयर्स। ये भी बेस पेयर्स है, ये भी क्या है, बेस पेयर्स है। तो इससे जो हमें निकलेगा वो कितना निकलेगा, दैट इज अराउंड व्हाट, 3.3 इंटू 10⁻⁷। तो ये जो बच्चों दिख रहे हैं हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, कहीं ना कहीं ये आंसर है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपके पास कितने न्यूक्लियोसोम हैं, तो याद रखिएगा 3.3 इंटू 10⁻⁷। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, कहीं ना कहीं ये बीट्स हैं, है ना। तो जैसे कि मैं इसको देख रहा हूँ ना, तो कैसा दिख रहा है, ये मुझे ये डीएनए दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है, ये मुझे क्या दिख रही है, हिस्टोन दिख रहा है, फिर मुझे डीएनए दिख रहा है, फिर ये हिस्टोन दिख रहा है, फिर मुझे डीएनए दिख रहा है, फिर मुझे हिस्टोन दिख रहा है ना। और बीच बीच में क्या दिखेगा मुझे यहाँ कहीं ना कहीं क्या दिखेगा, H1 लिंकर, H1 लिंकर, H1 लिंकर, है ना। दिख रहा है। और इसमें क्या होगा, मेरा डीएनए कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरा डीएनए कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, कॉइल कर रहा होगा, है ना। कहीं ना कहीं मेरा डीएनए कॉइल कर रहा है, और बीच में जो डीएनए दिख रहा है वो कौन सा होगा, लिंकर डीएनए होगा। ऐसे करके क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मॉडल दिख रहा है। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं बच्चों, ये कौन सी बॉडी, एनयू बॉडी।
ये कौन सी बॉडी, एन्यू बॉडी, ये कौन सी बॉडी, एन्यू बॉडी, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। तो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे जो ये बीड्स दिख रही है कौन है, ये न्यूक्लियोसोम है। क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम्स हैं। तो न्यूक्लियोसोम, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोसोम एक से साथ हैं। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। क्या होता है इसको, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, है ना। और बच्चों ये पहले था आपके पास थ्रेड लाइक डीएनए। थ्रेड लाइक डीएनए किससे जुड़ गया, आपके पास हिस्टोन से जुड़ गया, है ना। और हिस्टोन से जुड़ने के बाद जब ये बी डाउन स्ट्रिंग बनाया हुआ है, इसी बी डाउन स्ट्रिंग को हम कहते हैं क्रोमैटिन। प्लीज याद रखिए, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन। तो अगर मैं सेल बनाता हूं, ध्यान सुनिएगा सारे बच्चे, अगर मान लो क्या बनाता हूं, यहाँ पे सेल बनाता हूं, है ना। सेल बनाने के बाद कहीं ना कहीं क्या बनाया मैंने उसका, मान लीजिए कि न्यूक्लियस बनाया। क्या बनाया आपके पास यहाँ पे, न्यूक्लियस बनाया। अब न्यूक्लियस बनाने के बाद अब मैं मान लो यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, डीएनए बना रहा हूँ, है ना। क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, डीएनए बना रहा हूँ। तो कहीं ना डीएनए में क्या दिखाऊंगा मैं डीएनए में कहीं जगह क्या दिखाऊंगा, ये बीड्स दिखाऊंगा। ये बीड्स दिख रही है, दिस इज द बी डाउन स्ट्रिंग्स, है ना। डीएनए के साइड साइड में क्या है हमारे पास, डीएनए किससे रैप्ड है, तो न्यूक्लियोसोम से। तो ये जो बीड्स दिख रही हैं, ये मॉडल पूरा क्या बता रहा है कि बेटा यही क्या होता है तुम्हारा क्रोमैटिन, है ना। तो जो डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं क्या है, न्यूक्लियोसोम है। एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसोम हम क्या बोल देंगे, हम उसको वहां पे क्रोमैटिन बोल देंगे। बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने, ये जितने भी आपके बीट्स हैं, कितने बीट्स होंगे आपके पूरे डीएनए में, टोटल होंगे 3.3 इंटू 10⁻⁷। ये कहीं ना कहीं आपके पास क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। और बेटा जो इनका डायमीटर होता है, इनका यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर होता है, ये कितना होता है, 10 नैनोमीटर। किसी किसी टेक्स्ट बुक में 10 नैनोमीटर है और किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपके पास 11 नैनोमीटर है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब ऐसे करके डीएनए क्या हुआ है, लीनियर डीएनए था, अब वो क्या हो रहा है, पहले तो किस में रैप हुआ, वो आपके हिस्टोन में रैप हुआ है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हाई लेवल कैसे हो, क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, किससे, थ्रेड लाइक डीएनए से। तो अभी तो हम इन बिटवीन ही है ना। तो सपोज करिए कि ये आपके पास क्या है, सारे बच्चे यहां ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्या था, डीएनए। स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी, है ना। ये आपके पास क्या है, डीएनए है ना। अब ये डीएनए क्या हो रहा है, तो आप लोग अगर देख पाओगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये डीएनए था, ब्लैक में आपके पास ये डीएनए था। और क्या हो जाएगा, ये रही आपके पहली बीड, ये रही आपकी दूसरी बीड, ये रही आपकी तीसरी बीड, ये रही आपकी चौथी बीड, ये रही आपकी पांचवी बीड। ऐसे करके टोटल बीड्स कितनी होगी हमारे पास, 3.3 इंटू 10⁻⁷। तो ये कौन सा मॉडल था, बी डाउन स्ट्रिंग मॉडल था। तो अब मैं कहीं बोल सकता हूं कि यहाँ जो सेंटर पे रहेगा वो कौन से प्रोटीन्स हैं, कहीं ना कहीं हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। यहाँ भी क्या है हमारे पास, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये भी क्या है हमारे पास, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, है ना। तो बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। और हिस्टोन ऑक्टेमर भी कह सकता हूं मैं। बीच बीच में क्या होगा मेरे पास, कहीं ना कहीं यहाँ लिंकर होगा, यहाँ क्या होगा, लिंकर होगा, यहाँ क्या होगा, लिंकर होगा, यहाँ लिंकर होगा, और यहाँ क्या होगा, लिंकर होगा। इसी पार्ट को मैं क्या कहता हूं, आपका क्रोमैटिन, है ना। तो याद रखिएगा, अगर मैं डायमीटर की बात करता हूं बच्चों, तो हमारे डीएनए का डायमीटर मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है, दैट इज व्हाट योर 2 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर होता है, 2 नैनोमीटर होता है हमारे डीएनए का डायमीटर। अब लेकिन जो हमारे पास ये बना हुआ है, मैंने अभी डायमीटर बताया इसका, कि ये जो बी डाउन स्ट्रिंग मॉडल बना हुआ है, इसका कितना है, इसका है 10 नैनोमीटर। तो ये डीएनए पहले क्या बनाया, पहले बनाया आपके पास 10 नैनोमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। हम बोलेंगे इसको न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ठीक है। और ये क्या हमारा लीनियर डीएनए है, दिस इज द लीनियर डीएनए। और नीचे क्या है आपके पास, न्यूक्लियोसोम है। अब ये क्या होगा, थोड़ा और पैकिंग करेगा, थोड़ा और पैकिंग करवाते हैं इससे। तो जब ये पैकिंग और करेगा तो कैसा दिखेगा, तो सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या था, हमारा ब्लैक वाला डीएनए था, है ना। ये हमारे पास डीएनए है, और क्या हो गया है, ये और पैकिंग हो रही है, इसकी और पैकिंग हो रही है। तो क्या दिख रहा है मुझे बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर्स दिख रहे हैं। ये मुझे दिख रहे हैं हिस्टोन ऑक्टेमर्स। ये और अपने आप को क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, है ना। ये कंडेंस हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं मेरे पास, कहीं ना कहीं क्या है, ये रहे आपके पास ऑक्टेमर्स, है ना। ये जो मॉडल बना हुआ है, ये क्या हुआ, थोड़ा और कंडेंस हो रहा है। तो बहुत सारे जो आपके न्यूक्लियोसोम है, इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को और अरेंज किया। जब इन्होंने अपने आप को और अरेंज किया, तो इसका जो डायमीटर हुआ बेटा, वो कितना हो गया, 30 नैनोमीटर। कितना हो गया ये,
30 नैनोमीटर। अब इस 30 नैनोमीटर वाले जो डीएनए है, जो पैकेजिंग हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। क्या होता है इसको? सोलेनॉइड मॉडल। तो याद रखिएगा सोलेनॉइड मॉडल का आपके पास डायमीटर कितना है? 30 नैनोमीटर है। यही सब आपको याद रखना है। स्टार्टिंग कहां से? आपके पास लीनियर डीएनए से, फिर क्या है आपके पास आया है आपके पास न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद क्या है आपके पास आया है सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या हो जाएगा और पैक करेगा, देखना। तो जब ये सोलेनॉइड पैक करेगा, ये क्या कर रहा है? पैक कर रहा है। ये जो सोलेनॉइड पैक कर रहा है ये बनाया ऐसा। अब बच्चों यहां पे ध्यान दोगे तो ये कैसा है? वैसा ही है जैसा हमने अभी बताया हुआ। इसको क्या कर दिया है और ज्यादा क्या किया? कॉइल किया है। आप लोग इसको रिलेट करिए, है ना। ये कॉइल किया हुआ है, कॉइल करते 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 क्या किया? यही वाला आप लोग इसको घुमा दो बस सीधा, है ना, और ये कॉइल कर लेना अपने आप को। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि जो जितना भी ये स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं कैसा है? फिलामेंटस है। कैसा है ये? फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो अगर मैं कह दूं कि इतना स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये, यही क्या है आपके पास? ऊपर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत सारा ये बन गया। अब जो ये आपके पास जो डायमीटर दिख रहा है ये कितना हो गया है? 300 नैनोमीटर। कितना हो चुका है ये? 300 नैनोमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंटस मॉडल। क्या बोलेंगे हम इसको? फिलामेंटस मॉडल बोलेंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल्ड वॉट? सोलेनॉइड। कितना होगा ये आपके पास? कितना है? 300 नैनोमीटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पे? अब जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा और ज्यादा कॉइल होगा ये। तो जब ये और ज्यादा कॉइल होगा तो कहीं ना कहीं कैसा बन जाएगा? ये बनने लगा आपका सुपर कॉइल्ड मॉडल। क्या हो गया यहाँ पे? ये क्या हो गया आपके पास? जो डीएनए था और कॉइल हुआ, और कॉइल होने के बाद क्या बना दिया उसने? सुपर कॉइल्ड मॉडल। अब जो इसका जो डायमीटर है वो कितना आ जाता है? 700 नैनोमीटर। इसको हम कहते हैं सुपर कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड, है ना, सुपर कॉइल्ड मॉडल। जब इसको हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग क्रोमैटिड भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? क्रोमैटिड भी कह सकते हैं, है ना। अब ये क्रोमैटिड बन गया है। एंड फाइनली जो आपके पास बनता है दैट इज व्हाट, ध्यान से देखना। अब यही डीएनए क्या हो जाएगा? और ज्यादा पैकेजिंग करेगा। क्या करेगा? यहां से और ज्यादा पैकेजिंग करेगा, और ज्यादा पैकेजिंग करने के बाद ये क्या बनाएगा? कहीं ना कहीं आपको स्ट्रक्चर मालूम चलने वाला है। तो आपका क्रोमैटिन क्या हुआ है? यहाँ पे कंडेंस हुआ। कंडेंस होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या रहा आपके पास? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। और इसका जो डायमीटर रहेगा बच्चों, याद रखिएगा, ये कितना रहेगा? 1400 नैनोमीटर। एंड दिस इज द मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है? तो सेल डिवीजन जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम की जो स्टडी होती है वो कहां पे होती है? मेटा फेज में होता है। और मेटासेंट्रिक क्या है? ये क्रोमोसोम है। तो देख रहे हो आपका एक लीनियर डीएनए किसमें कन्वर्ट हो चुका है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो चुका है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। स्टार्टिंग कहां से हुई है? तो आपके पास हुई है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। तो याद रखिएगा आपके पास अब जब हायर लेवल पे पैकेजिंग होती है तो कहीं ना कहीं क्या यूज होते हैं? हम यहाँ पे आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यूज होते हैं। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आर यूज इन व्हाट? हायर पैकेजिंग। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नॉन हिस्टोन के एग्जांपल जानना चाहते हैं तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में आपके पास डीएनए पॉलीमरेज भी आ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज भी आ जाता है। तो ये सारी आपको याद रखना चीजें, है ना। तो हिस्टोन रहेगा, नॉन हिस्टोन रहेगा। उसके बाद आपके पास जो डीएनए था लेंथ आपके लीनियर डीएनए से क्या बना? आपका क्रोमैटिन बना। क्रोमैटिन ये दिखा। उसके बाद फिर क्या बना? सोलेनॉइड बना। सोलेनॉइड के बाद फिलामेंटस बना, फिर सुपर कॉइल्ड बना, फिर फाइनली क्या बना? आपका क्रोमोसोम बना। तो इसी को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जब बात कर सकते हैं कि आपके पास जो क्रोमोसोम है, सी दिस इज योर क्रोमोसोम। बात मानते हो इस चीज को? ये आपके पास क्या है? एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसके पी आर्म, इसका हमको पी आर्म कहते हैं, उसको बोलते हैं क्यू आर्म, है ना। दोनों क्या है? एकदम सेम है। तो कहीं कहीं पे क्या होगा? बहुत ज्यादा ये कंडेंस होगा। और टर्मिनल में भी क्या होगा? कहीं ना कहीं ये क्या होता है? बहुत ज्यादा कंडेंस होगा। बीच में भी क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत ये कंडेंस हो सकता है। टर्मिनल पे भी क्या होगा? ये कंडेंस होगा। तो कहीं कहीं पे ये डार्कली क्या रहेगा? कंडेंस रहेगा। और कहीं कहीं पे क्या रहेगा? थोड़ा लूज रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, इसी हिसाब से, इसी क्रोमोसोम के हिसाब से हम कहते हैं जो हमारे पास क्रोमैटिन है, याद रखिएगा हमारे पास जो क्रोमैटिन है वो कितने टाइप्स के हैं? तो हमारे पास 2 टाइप के क्रोमैटिन है बेस्ड ऑन दिस। इसको हम कहेंगे ए और इसको हम कहेंगे बी। अब ये ए क्या है? तो याद रखिएगा जो ए जो है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द यूक्रोमैटिन।
क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और बेटा बी जो दिख रहा है आपको, जो जगह बी की दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, तो ये चीज याद रखना है आपको, है ना। एक रहेगा आपके पास यूक्रोमेटिन, दूसरा कौन सा रहेगा आपके पास, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कैसा रहता है, तो यूक्रोमेटिन देखो कैसा है ये, है ना, लूजली पैक्ड है। कैसा पैक्ड है ये, लूजली पैक्ड है ना। जबकि यही चीज आप देख रहे हो किसमें, आपके पास हेट्रोक्रोमेटिन में, तो कैसा है ये, डेंसली पैक्ड है। डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन इज कॉल्ड द हेट्रोक्रोमेटिन, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन इज कॉल्ड व्हाट, द यूक्रोमेटिन। याद रखिएगा कैसा स्टेन है ये, लाइट स्टेन है, लाइट स्टेन्ड है ना। और ये कैसा रहेगा आपके पास, कैसा है, डार्क, क्या है, स्टेन्ड है ना। डार्क स्टेन कौन रहेगा आपके पास, हेट्रोक्रोमेटिन रहेगा। और लूजली क्या बोलते हैं, लाइट स्टेन कौन सा रहेगा आपके पास, लाइट स्टेन कैसे रहेगा आपके पास, यूक्रोमेटिन रहेगा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट दिख रहा है आपके पास यूक्रोमेटिन वाला पार्ट, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। कैसा रहेगा ये, ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है ये, एक्टिव रहेगा। इसी से क्या बनेगा आपके पास, आरएनए, और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। जबकि ये कैसा होता है, हेट्रोक्रोमेटिन, कहीं ना कहीं ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है ये, इनएक्टिव होता है। इससे आपको आरएनए और प्रोटीन बनने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्रोमेटिन भी कितने टाइप्स का है, ये जो क्रोमेटिन है आपके पास 2 टाइप का है। कहीं ना कहीं क्रोमेटिन क्या होगा पता है, कहीं कैसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, कहीं पे खुला रहेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाएगा। तो जहां पे ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, इस पार्ट को हम कहेंगे आपके पास हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। और ये जो पार्ट लाइटली स्टेन्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपके पास ये वाला हेट्रोक्रोमेटिन है, और जहाँ पे लूजली पैक्ड है कैसा है, यूक्रोमेटिन है। तो फाइनली आपने ये चीज देख ली कि आपके पास जो डीएनए था वो नेगेटिव चार्ज था, रैप्ड अराउंड अबाउट द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन, है ना। प्रोकैरियोट में सिंपल सी पैकेजिंग होती है, वहां पे आपके पास हिस्टोन नहीं पाए जाते। तो यहाँ क्या रहेगा, डीएनए रहेगा और बेसिक प्रोटीन्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बात आती है आपके पास जो हिस्टोन है ये पॉजिटिव चार्ज है, नॉन हिस्टोन कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं ना। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो इसमें कौन कौन से, चूंकि प्रोटीन है तो अमीनो एसिड से बना रहेगा। तो अमीनो एसिड में कौन से रहेगा आपके पास, लाइसिन रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, आर्जिनिन रहेगा। लाइसिन में जो आपके पास हिस्टोन है उसका नाम H2A है, H2B है और H1 है। और इसमें जो आर्जिनिन से रिच है वो कौन से आपके पास, H3NH4 है। कुछ इसका अरेंजमेंट ऐसे होगा, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे ऑक्टेमर। ऑक्टेमर से क्या करेगा, डीएनए रैप करेगा, कितना टन मारेगा, तो मैंने बोला हुआ है कितना टन मारेगा, 1.76 टन मारेगा, है ना। और एक बार में अगर मैं एक हिस्टोन की बात करता हूं तो कितना डीएनए के बेस पेयर लगेंगे, वहां पे 200 बेस पेयर लगेंगे, ये भी याद रखना है। तो टोटल कितने पास हमारे पास न्यूक्लियोसोम होंगे पूरे डीएनए में, हमारे लेंथ ऑफ डीएनए में कहीं ना कहीं क्या होगा, 3.3 इंटू 10⁻⁷ हमारे पास ये बीड्स मिलने वाली है डीएनए आपके न्यूक्लियोसोम की। उसके बाद ये जो क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर 10 नैनोमीटर दिख रहा है। तो बच्चों देख लो यहाँ पे भी क्या है आपके पास 10 नैनोमीटर है। तो आपके पास लीनियर डीएनए, उसके बाद क्या रहा आपके पास, न्यूक्लियोसोम बना, फिर क्या बना, सोलेनॉइड बना, सोलेनॉइड से क्या बना, फिलामेंटस बना, फिलामेंटस से सुपरकोइल्ड बना, सुपरकोइल्ड से आपको क्या बना है, फाइनली क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बात रही आपके पास पैकेजिंग की। क्रोमेटिन कितने टाइप्स के हैं, तो क्रोमेटिन कहीं कहीं पे क्या, जैसे सेंट्रोमियर देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए सेंट्रोमियर वाला जो पोर्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं आपका हेट्रोक्रोमेटिन, है ना। और जहां पे डीएनए मस्त एक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं आपका यूक्रोमेटिन, है ना। और कहीं ना कहीं क्या होता है, जहां पे डार्कली स्टेन्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा आपके पास, हेट्रोक्रोमेटिन रहेगा। और जहां पे क्या होगा, लूजली पैक्ड होगा वो कैसा होगा आपके पास, यूक्रोमेटिन रहेगा। उसके बाद ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डीएनए हमारा कहां प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है। और याद रखिएगा पैकेजिंग हुई कहां पे, हमारे पास प्रोफेज में हुई है ना। प्रोफेज में क्या होता है, आपका डीएनए कंडेंस होगा और कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम में चेंज होने लगेगा। फिर ये क्रोमोसोम में की जो स्टडी रहेगी वो किस पे आपकी स्टडी होगी, मेटाफेज पे। मेटाफेज में कब, जब वो सारे कहां पे आ जाएंगे, आपके इक्वेटर पे आ जाएंगे, है ना। तो अगर आप एक बार टेक्स्ट बुक को उठाओ, है ना, टेक्स्ट बुक को उठाने के बाद फाइनली आप एक चीज देखो कि आपके पास मतलब ये सारा चीज मेंशन है कि नहीं है ना। आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में न्यूक्लियोइड को जरूर याद रखना है कि न्यूक्लियोइड कैसा है, एक पैकेज्ड डीएनए जो किसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर है ना। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट में आपके पास न्यूक्लियोइड मिलेगा और यहाँ पे रहा ये हाई लेवल की क्या रही आपकी पैकेजिंग रही, ठीक है। तो ये बात हुई आपके पास जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए,
तो आज के लिए इतना रखते हैं पहले, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन कौन सा, दैट इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए। तो बच्चों हमने अपना पैकेजिंग वाला पार्ट पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है नीट में कि हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे पता लगाएं, अगर हमें क्या प्रेजेंट पता हो, उसके टोटल बेस पेयर के बारे में मालूम हो। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, ह्यूमन के पास हमारे पास हैप्लॉइड सेट में, जिसको हम जीनोम कहते हैं, हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁴ क्या है, 9 बेस पेयर्स है। अगर मैं ये करता हूँ तुम्हारे ह्यूमन के केस में, कौन से सेल्स में, डिप्लॉइड सेल्स में, तो डिप्लॉइड सेल्स में कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हो जाएंगे। यही बात करता हूँ मैं किसकी, ई कोलाई की। तो ई कोलाई की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 4.4 इंटू 10⁻⁶ हो जाता है ना, ये इतना हो जाएगा। अगर आप कहते हो फेज इंटू 174 का, तो यहाँ क्या होता है, 5386 होता है ना। दिस इज व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर्स नहीं है ये, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और है ना। और यही आप लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की बात कर दो, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की, तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना है, 48502 है ना। क्लियर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऐसा है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको थोड़ा सा अपने को क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। अब इसी से क्या करना है, हमें अपने डीएनए का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है, तो लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स क्या करना है, इनटू करना है। सपोज करते हैं अपने पास क्या आ जाएगा, ह्यूमन का हैप्लॉइड सेट लेते हैं, ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट में लेंथ कितना होगा, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर कितने उसके पास, 3.3 इंटू 10⁻⁹ है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁻⁹। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया तुम्हारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹, तो -9 से ये क्या हो गया आपके पास, ये कट गया, बचा कितना अपने पास, 3.3 इंटू 0.34। इससे क्या निकल आएगा, अपना लेंथ निकल आएगा। तो लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट में कितना रहेगा, इसका इंटू करेंगे तो 1.12 कितना होगा, मीटर आएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें टास्क दे रहा हूं मैं कि ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल का निकाल के दिखाओ। डिप्लॉइड सेल में क्या हो जाएगा, वही चीज कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ है ना, 10⁻⁹, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹। इसको इंटू करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास लेंथ ऑफ डीएनए डिप्लॉइड सेल में कितना आ जाएगा, 2.24 मीटर। ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हो। यही आप एक काम करो, आप लोग, आपको टास्क दिया जाता है किसका, ई कोलाई का। ई कोलाई का आगे निकाल के दिखाओ कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ई कोलाई में कितना है, 4 इंटू 10⁻⁶ है ना, और टेस्ट में मेंशन भी है, 4.6 भी मेंशन है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 4.6 इंटू 10⁻⁶ ये भी कर सकते हो। तो 4.6 इंटू 10⁻⁶ को किससे इंटू कर दो, 0.34 से इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ई कोलाई निकल आएगा, विच इज नियर अबाउट 1.36 और 1.53 समथिंग, कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा। अब बच्चों जो नया टॉपिक हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। क्या रहेगा यहाँ पे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब लोगों को ये चीज पता नहीं थी कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, है ना। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, अटेम्प्ट किया कि मतलब आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो है क्या। तो 3 चीजें हो सकती थी जेनेटिक मटेरियल में, या तो डीएनए हो सकता था, या तो क्या हो सकता था, आरएनए हो सकता था, या तो क्या हो सकता था, प्रोटीन हो सकते थे। आज हमको पता है
कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, लेकिन उस टाइम पे ये पता नहीं था कि डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज डन बाय व्हाट, अ फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिसको हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग, क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, हम इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो कोई तुमसे पूछे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया पे काम किया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टो, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, स्ट्रेप्टोकोकस व्हाट निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, और डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया थे कौन, जो निमोनिया कॉज करते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या किया, 2 स्ट्रेन लिए, इनके जो स्ट्रेन्स होते हैं बेटा, ये कितने स्ट्रेन्स होते हैं, 2 स्ट्रेन लिए इन्होंने। एक स्ट्रेन जो लिया उसका नाम लिया इन्होंने R2, और जो दूसरा स्ट्रेन लिया उसका नाम था S3, बराबर है। R2 को हम लोग कहते हैं रफ स्ट्रेन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रफ स्ट्रेन, और S3 हम क्या बोलते हैं, स्मूथ स्ट्रेन, है ना। तो एक हमारे पास कौन सा है, रफ स्ट्रेन है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, स्मूथ स्ट्रेन है। याद रखिएगा, रफ स्ट्रेन वाले जो स्ट्रेन होते हैं, ये कहे कैसे होते हैं, दे आर नॉन वायरुलेंट, दे आर नॉन वायरुलेंट, ये कभी भी डिसीज कॉज नहीं करेंगे, नेवर कॉजेस व्हाट, नेवर कॉज निमोनिया, निमोनिया कॉज नहीं करेंगे। बट ये कैसे होते हैं बेटा, ये स्मूथ शाइनी कॉलोनी होती है इनकी, कैसे होती है, यहाँ पे शाइनी कॉलोनी बनाते हैं ये लोग, है ना। इनके ऊपर क्या होती है, कैप्सूल होती है, जो कि बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्ब्स की क्या बनी होती है, यहाँ पे कैप्सूल बनी होती है। ये क्या करते हैं, ये शाइनी कॉलोनी बनाते हैं, और कैसे होते हैं ये, दे आर वायरुलेंट, ये होते हैं वायरुलेंट टाइप के, ठीक है। तो ये वायरुलेंट है या ये कैसे हैं, ये दे आर नॉन वायरुलेंट। तो ये क्या कॉज करेगा, दे विल कॉज निमोनिया, ठीक है, ये निमोनिया कॉज करेंगे, है ना। तो अब बात चलती है कि यहाँ पे 2 स्ट्रेन उन्होंने लिए, दोनों में स्टडी की, एक को लिया अपने पास कौन सा, R2 स्ट्रेन, एक कौन सा लिया उन्होंने, S3 स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, और सीधी सीधी भाषा में कहा जाता है कि ये क्या है, रफ स्ट्रेन है, दूसरा कौन सा रहेगा, स्मूथ स्ट्रेन रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले क्या किया इन्होंने बच्चों, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या लिया, लाइव R2 स्ट्रेन लिया, और क्या किया, लाइव R2 स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लेके किस में डाला, तो ये डाला, ये इसमें डाला, है ना। ये कौन था, माइस था, माइस में डाला। तो लाइव क्या किया यहाँ पे, लाइव आपके क्या किया, R2 स्ट्रेन को लिया और माइस में जैसे ही इंजेक्ट किया तो क्या हुआ, लाइव R2 नॉन वायरुलेंट था, तो कभी भी डिसीज होगी क्या, आप बताइए, नहीं होगी। तो यहां क्या रहा, नो निमोनिया, यहां पे निमोनिया नहीं थी, एंड माइस लिव्ड, अरे हाँ या ना, माइस को कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट पोर्शन आ गया यहाँ पे, जहां पे आया आपके पास दूसरा वाला, क्या हुआ, हमने लाइव क्या डाला यहाँ पे, S3 स्ट्रेन डाला, किसके अंदर, किसके अंदर डाला हमने, माइस के अंदर। माइस के अंदर ये डालते ही क्या हो गया, माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया, निमोनिया हो गया माइस को, और माइस क्या हो गया, मर गया। अब तीसरा केस क्या आता है यहाँ पे, तीसरे में क्या किया इन्होंने, यहां पे से अब एक्सपेरिमेंट चालू होता है। तीसरा केस ये किया कि जिन्होंने S3 स्ट्रेन लिया हुआ तो उसका क्या किया, हीट किल कर दिया, क्या कर दिया इन्होंने, हीट किल्ड, बंसन बर्नर के ऊपर रखे क्या किया, उसको हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन, है ना।
इसको किस में डाला गया, माइस में डाला गया। चूंकि अब हीट किल्ड था तो सेल तो क्या हो चुका था, इसका डेड हो चुका था। सिर्फ जो ये बचे रहे होंगे ये रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं बिना सेल के कोई भी जेनेटिक मटेरियल काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो हीट किल्ड S3 स्ट्रेन जब डाला माइस के अंदर तो यहां क्या हुआ, माइस लिव्ड, उसको कुछ नहीं हुआ, नो निमोनिया, उसको निमोनिया नहीं हुआ, है ना। अब केस ऐसा आया, ये सबसे डिटरमाइनिंग वाला फैक्टर था यहां पे कि उन्होंने क्या किया, अब लिया लाइव कौन सा R2 और क्या कर दिया इन्होंने, इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ किसको मिक्स कर दिया, आपके लाइव को मिक्स कर दिया। और लाइव को मिक्स करने के बाद किस में डाला, तो डाला इन्होंने किस पे, माइस में डाला। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू दिस, लाइव आर डालने से माइस क्या था, लिव्ड था, मतलब जिंदा था वो, और लाइव S3 डालने से मर चुका था। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइव 2 की बात करते हैं तो हीट किल जो S स्ट्रेन है यहाँ पे, इसको साथ जब हमने R डालेंगे, देखो इसमें नहीं मरा था और इसमें भी नहीं मरा था, तो नहीं मरना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो गया, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो क्या है, हीट किल्ड S स्ट्रेन में है जो किसमें ट्रांसफर हो गया, लाइव आर के अंदर चला गया। और लाइव आर के अंदर जाने के बाद उसने एक क्या बनाना चालू कर दिया, कैप्सूल बनाना चालू कर दिया, और लाइव आर किस में चेंज हो गए, एस में चेंज हो गए। तो याद रखिएगा लाइव R2 के साथ, आर स्ट्रेन के साथ जब हमने क्या किया, हीट किल्ड S स्ट्रेन को डाला, तो यहां क्या हुआ, माइस डाइड। नहीं मरना चाहिए था माइस को, लेकिन मर चुका है, बिकॉज हीट किल से कुछ तो अंदर गया है। तो मैं कह सकता हूं क्या हुआ है यहां पे, समथिंग from what, something from heat killed S3 strains, है ना, transferred into the live what R strain, which transformed, है ना, which ट्रांसफॉर्म्ड, किसमें ट्रांसफॉर्म किया, लाइव आर को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, लाइव एस में। अब लाइव आर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लाइव एस में। तो लाइव आर स्ट्रेन को किसमें कन्वर्ट किया है, लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने वाला कौन हो सकता है। तो यहां इन्होंने बताया नहीं कौन हो सकता है, बट इन्होंने बताया कि क्या हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है ना। समथिंग इज देयर, तीनों में से कोई एक हो सकता है जिसने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। इसीलिए उन्होंने टॉपिक का नाम क्या दिया अपने एक्सपेरिमेंट का, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ ने बोला कि लाइव आर स्ट्रेन जो था हीट किल्ड से कुछ तो उसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से इसी आर के अंदर क्या होने लगी, कैप्सूल बनने लगे, और कैप्सूल बनने के बाद आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एस स्ट्रेन। तो याद रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। इसके आगे का एक्सपेरिमेंट जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे क्या करना है ना। चलिए, तो अभी नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो कौन सा पार्ट रहेगा, दैट इज बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, क्या रहेगा यहां पे, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने तो बता दिया, इट वॉज ईयर 1928 में उन्होंने बताया था, नियर अबाउट 1933 से लेकर 1945 तक, है ना। कौन से ईयर में, 1933 से लेकर तक 1944 तक या 45 तक नियर अबाउट, है ना। ये काम किसने किया, किस साइंटिस्ट ने, वो साइंटिस्ट कौन थे, पहला है हमारे पास ओसवाल्ड एवरी नाम है उनका पहला। दूसरा है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कोलिन मैकलियॉड, है ना। और तीसरे हमारे पास थे माइकलिन MC कार्टी, है ना। तो याद रखिएगा तीन साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के, इसका नाम था एवरी, मैकलियॉड एंड
MCAR-T, है ना। तो याद रखिएगा इसमें कैसा हुआ बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इन्होंने क्या किया, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने हीट किल्ड लिया हुआ था, ग्रिफिथ ने जिस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था इन्होंने, ये मान लीजिए कौन से बैक्टीरियाज हैं, दिस इज द नथिंग बट हीट किल्ड एस स्ट्रेन था। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये क्या था, हीट किल्ड अपने पास क्या था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था। इसके क्या किया इन्होंने, 3 सैंपल बना लिए। कितने सैंपल बना लिए, 3 सैंपल में इनको ले लिया। पहले वाले सैंपल में इन्होंने वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाले, दूसरे सैंपल में भी क्या डाला इन्होंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला, तीसरे सैंपल में भी क्या डाला, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला। सब में क्या है आपके पास, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ये भी क्या है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, बराबर है। अब इन्होंने क्या किया, एंजाइम डाइजेशन करवाया। क्या करवाया, पहले वाले में इन्होंने डाल दिया प्रोटीएजेस। प्रोटीएज डालने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन मर जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोटीन के डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड प्रोटीन अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा डीएनए बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, आरएनए बचेगा। डीएनए और आरएनए सैंपल के अंदर हैं हीट किल्ड के, कौन नहीं है, प्रोटीन यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, प्रोटीन यहाँ पे नहीं था। दूसरे वाले में क्या डाला हमने, दूसरे वाले में हमने डाल दिया आरएनएस। क्या डाल दिया हमने यहाँ पे, आरएनएस डाल दिया। आरएनएस डालते ही क्या हो गया, यहाँ पे आरएनए गया, आरएनए डाइजेस्ट हो गया, तो क्या बचा, डीएनए बचा, और क्या बचा, प्रोटीन बचा, है ना, डीएनए प्रोटीन बचा। क्या नहीं है यहाँ पे आरएनए नहीं था। तीसरे केस में क्या हो गया, हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे डीएनएस डाल दिया, डीएनएस डाल दिया, और डीएनएस के डालते ही क्या हो गया, यहाँ पे हमें बचा क्या, आरएनए, और क्या बचा, प्रोटीन्स। और क्या नहीं था इस सैंपल में डीएनए नहीं था। तो कहने का मतलब ये हुआ, पहले वाले सैंपल में हीट किल्ड के पहले वाले सैंपल में हमने क्या डाल दिया, प्रोटीएस डाल दिया, प्रोटीन गायब। दूसरे वाले में क्या डाल दिया हमने, आरएनएस डाल दिया, आरएनए गायब। तीसरे वाला कौन सा हमारे पास, डीएनएस है, डीएनएस डाला, डीएनए गायब। अब क्या किया हमने, इस सैंपल को हमने नए टेस्ट ट्यूब में डाला, जिसमें हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या थे, आर स्ट्रेन थे। तीनों में हमने क्या किया, यहाँ पे आर स्ट्रेन को ले लिया। अब यहाँ पे क्या हमारे पास लाइव आर स्ट्रेन्स हैं, दिस आर नथिंग बट योर, दिस आर लाइव व्हाट, आर स्ट्रेन। यहाँ पे भी क्या है, लाइव आर स्ट्रेन था, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे लाइव आर स्ट्रेन है। ठीक है, तीनों सैंपल में हमने आर स्ट्रेन रखा हुआ था। अब इसका पूरा जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट था, कौन से वाले का, आपके इस वाले का इंग्रेडिएंट्स हमने किस में डाल दिया, हमने हीट किल्ड क्या बोलते हैं, हीट किल्ड वाले पार्ट को हमने किस में डाल दिया, लाइव आर में डाल दिया। फिर हमने यहाँ से इसको निकाल के क्या कर दिया, इसमें डाल दिया, और यहाँ से निकाल किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया। टेल मी इसमें कौन कौन आया होगा, इसमें आया होगा डीएनए आया होगा, और क्या आया होगा, आरएनए आया होगा। इसमें क्या आया होगा, इसमें डीएनए आया होगा, और क्या आया होगा, प्रोटीन आया होगा, है ना। तीसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पे आरएनए आया होगा, और क्या आया होगा, प्रोटीन्स, बराबर है, तीनों ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको माइस में डालेंगे। पहले वाले को माइस में डाला, इस माइस में डाला, तो इस माइस में डालते ही क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास लाइव क्या था, आर था, और डीएनए था, और प्रोटीन था। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तीसरे में डाला, और इस वाले में डाला, तीनों में डाला। तीनों में डालने के बाद क्या हुआ, पहला वाले माइस में यहाँ कहीं ना कहीं डीएनए था। हमको आज पता है कि डीएनए क्या है, इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए क्या कर गया, लाइव आर के अंदर चला गया, और इसमें क्या हो गया, माइस डाइड, माइस क्या हो गया, यहाँ पे मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब इन दोनों में से किसी एक ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, डीएनए और आरएनए में से। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इसमें भी क्या था, डीएनए एंड प्रोटीन था। इसमें भी क्या हुआ, माइस क्या हो गया, डाइड, माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन तीसरे केस में क्या हुआ, इसमें जब माइस में डाला तो माइस लिव्ड, माइस क्या हुआ, यहाँ पे लिव्ड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और ट्रांसफॉर्मेशन जब नहीं हुआ, इसका मतलब देखिए कैसा है, इसमें डीएनए आरएनए था, डीएनए और आरएनए जब था तब क्या हुआ, माइस मर गया। मतलब डीएनए आरएनए में से कोई एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए प्रोटीन,
डीएनए प्रोटीन के में क्या हो गया यहाँ पे, माइस इसमें भी मर गया। इसका मतलब डीएनए और प्रोटीन, मतलब यहाँ पे आरएनए नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, डीएनए और प्रोटीन में भी क्या हुआ है, माइस मर गया। तीसरे केस में क्या हुआ, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन दोनों होने के बावजूद क्या हुआ, माइस क्या हो गया, जिंदा रह गया। इसका मतलब डीएनए नहीं था, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये कहा गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की आप लोग बात कर रहे हैं, इन तीनों साइंटिस्ट ने कहा, इन्होंने कहा डीएनए इज द व्हाट, ट्रांसफॉर्मिंग क्या ये, प्रिंसिपल। क्या यहां पे, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे कैसा था, पहले वाले में प्रोटीन एलिमिनेट हो गया तो भी माइस क्या हो गया, मर गया। दूसरे वाले में आरएनए एलिमिनेट हो गया तो भी क्या हो गया, माइस मर गया, है ना। लेकिन तीसरे केस में क्या हुआ, आरएनए और प्रोटीन दोनों थे, डीएनए नहीं था, तो डीएनए नहीं था तो क्या नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और ऐसे करके बोल जाए कि जो ट्रांसफॉर्म करा रहा है वो कौन है, डीएनए, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है बच्चों, सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, है ना। उसको हम लोग कहते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ। कौन सा प्रूफ है ये, अनइक्विवोकल प्रूफ कि क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द व्हाट, जेनेटिक मटेरियल। ये किसने बताया, ये जो एक्सपेरिमेंट दिया, फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसने दिया उसका नाम था आपके पास अल्फ्रेड हर्शी एंड व्हाट, मार्था चेज, है ना। अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, इसको हम कहते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पे, तो क्या किया इन्होंने दो क्या ली, कल्चर प्लेट लिया, ऐसे क्या लिया इन्होंने, दो कल्चर प्लेट लिए, और दो कल्चर प्लेट लेने के बाद एक में इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज को क्या किया इन्होंने, ग्रो किया। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसमें बैक्टीरियोफेज को क्या किया उन्होंने, ग्रो किया। और दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया, दूसरे बैक्टीरियोफेज को क्या किया, यहां पे ग्रो किया, ठीक है। अब इसमें क्या किया बच्चों, इन्होंने पहले वाले में डाल दिया S35 विच इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, सल्फर का, है ना। सल्फर का क्या है ये, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, क्या है यहां पे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ व्हाट, सल्फर से ग्रो करवाया। अब तुम्हें यह पता है कि अगर मैं बात करता हूं बैक्टीरियोफेज की, तो ये जो बाहर में ब्लू कलर की पूरी बॉडी दिख रही है उसको, वो कौन सा पार्ट है, उसका प्रोटीन वाला पार्ट है। तो प्रोटीन वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, प्रोटीन वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, है ना। और इस कलर में कौन आ जाएंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आ जाएंगे, सारे के सारे सल्फर आ जाएंगे। जबकि यहाँ पे डीएनए कैसा होने वाला है, डीएनए कैसा होने वाला है, कलरलेस होने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए को कोई कलर यहाँ पे नहीं दिया गया। बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है, अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इसमें क्या हुआ, आपके पास ये कौन सा पार्ट है, प्रोटीन। तो प्रोटीन आर रिच इन व्हाट, S35। प्रोटीन किससे रिच होते हैं, S35 से, जो उसके सरफेस पे चला गया। नेक्स्ट हमने इस पे क्या डाला, दूसरे वाले में हमने क्या डाला, तो दूसरे वाले में हमने डाला P32 डालते ही क्या हो गया, यहां पे जो ब्लू कलर था ये किसमें आ गया, डीएनए में, बिकॉज डीएनए इज रिच इन व्हाट, क्या यहां पे क्या हो गया, फॉस्फोरस रहा। फॉस्फोरस यहां पे कैसा है, रेडियो एक्टिव क्या है, यहां पे आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना। अब यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं कि डीएनए रिच इन व्हाट, डीएनए रिच इन P32, क्योंकि उसके पास कौन सा एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं, तो मिथियोनिन है, सिस्टीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, तो इसको याद रखिएगा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन होते हैं आपके पास, सिस्टीन एंड क्या होते हैं, मिथियोनिन होते हैं। एंड ये प्रोटीन, चूंकि अमीनो एसिड है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा ही। तो ये वाला पार्ट कहां पे आ जाएगा, प्रोटीन में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, पहले वाले में कलरफुल कौन है, S35 है। दूसरे वाले में मैंने कलरफुल किसको लेके रखा है, डीएनए को लेकर रखा है ना। दो कल्चर बनाए मैंने बैक्टीरियोफेज के। ये बैक्टीरियोफेज मैंने कहा वही बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, है ना। ये वायरसेस हैं। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो एक्सपेरिमेंट था बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में चला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या था आपके पास, पहला आया इन्फेक्शन, क्या है यहां पे, इन्फेक्शन। दूसरा आया जिसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग, है ना, ब्लेंडिंग। और तीसरा आया जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन,
पहला कौन सा आ गया आपके पास, पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा क्या हो गया यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो चलो इन दोनों को अलग अलग बना के चेक करते हैं कैसा दिखता है ये, है ना। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। इसके भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, पहले वाले में हमने कौन सा वायरस लेके रखा हुआ है, तो हमने रेड कलर का वायरस लेकर रखा है। ये वायरस है जिसमें कौन सा रिच है, इसमें प्रोटीन क्या है, रिच है ना। और ये किसको इन्फेक्ट करने वाला है, ये इन्फेक्ट करने वाला है आपके बैक्टीरिया को। तो फर्स्ट स्टेप कौन सी होने वाली है, दिस इज नथिंग बट योर इन्फेक्शन। तो जब इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपना डीएनए किसके अंदर डाल देता है। तो इसका डीएनए कौन से कलर का था, इसका डीएनए था ब्लैक कलर में, जो कि कलरलेस था, है ना। और ये धीरे से कहां चला गया, इनटू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में चला गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसडक्शन। याद रखिएगा इस चीज को, ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस जहां पे बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। ये बैक्टीरिया कोई और बैक्टीरिया नहीं है, क्या क्या ई कोलाई बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे, इश्चरेशिया कोलाई, है ना। पहले वाले में हमने क्या रिच करके रखा हुआ है, इसमें कौन रिच है, S35, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन जो आ गया आपके पास, वही इन्फेक्शन प्रोसेस अपन किसमें करने वाले हैं, वही इन्फेक्शन प्रोसेस हम करने वाले हैं किसके साथ, आपके डीएनए रिच से। तो डीएनए रिच से अगर हम बात करते हैं तो उसके सरफेस पे तो कुछ नहीं है, उसके सरफेस पे तो क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ नीचे क्या है, नीचे हमारे पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और इसका भी डीएनए कहां चला जाएगा, अंदर जाएगा। तो जब इसका डीएनए अंदर जाएगा इन्फेक्शन करने के लिए, तो हमारा डीएनए इससे किससे रिच है, हमारा ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए बैक्टीरियोफेज के पास ये वाला डीएनए, ये दिस आर रिच इन व्हाट, P32। अभी कहां चला जाएगा, ये डीएनए चला गया, अंदर चला गया। हम ये देखना चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, तो मतलब आरएनए, प्रोटीन्स एंड व्हाट, डीएनए, इन तीनों में से कौन है जो अंदर जाता है। तो ये पता चला कि देखो प्रोटीन तो बाहर ही है और डीएनए कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो पहले वाले में हमने प्रोटीन को एलिमिनेट करने वाले हैं, दूसरे वाले में पता चलेगा डीएनए ही क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आगे पता ही चलने वाला है। तो ये पहला जो प्रोसेस हुआ, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। बच्चों ये क्या हो गया, आपके पास इन्फेक्शन हो गया, जहां पे क्या हुआ है, आपका पहले प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज ने ई कोलाई पे बैठे। ये भी कौन सा बैक्टीरिया है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया पे क्या बैठे, और बैठने के बाद अपना डीएनए कहां से इंसर्ट कर दिया, लेकिन प्रोटीन अभी तक अंदर नहीं गया है, ओनली कौन गया है, डीएनए गया है। दूसरा प्रोसेस कौन सा आएगा, तो दूसरा प्रोसेस जो आएगा उसको हम कहेंगे ब्लेंडिंग। क्या बोलेंगे इसको, इन्फेक्शन बाद क्या हो जाएगा, ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडर्स होते हैं कुछ, जिससे क्या होता है, आप क्या करोगे, इस बैक्टीरिया को क्या करोगे, ब्लेंड करोगे, झटका दोगे, ऐसे करके झटका दोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका डीएनए तो अंदर चला गया था, ये डीएनए किसका था, बैक्टीरियोफेज का डीएनए था, और बाहर क्या हो जाएगा, ब्लेंडिंग करने के, एजिटेशन होने की वजह से, एजिटेशन भी कहते हैं हम इसको, तो यहां क्या हो जाएगा, इसकी वजह से प्रोटीन वाला पार्ट कहां से निकल आएगा, प्रोटीन वाला पार्ट बाहर चला जाएगा। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, ये यहां से छोड़ के कहां चला गया, उधर चला गया। अब मतलब बैक्टीरिया के अंदर कौन है, डीएनए है। दूसरे वाले केस में अगर हम देखते हैं तो यहां भी एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे पास ये रहा, है ना। सेम प्रोसेस कौन सी होगी, यहाँ पे ब्लेंडिंग होगी। तो जब ब्लेंडिंग प्रोसेस होगी तो मेरा डीएनए कौन से कलर का था, यहाँ पे डीएनए मेरा था P32 से। ये P32 वाला क्या है मेरे पास, डीएनए है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये रेड कलर वाला क्या है मेरे पास, S35 है, जो सेल के अंदर गया ही नहीं, मतलब प्रोटीन सेल के अंदर नहीं जाते। कौन जाने वाला था, यहां से डीएनए जाने वाला था। दूसरा प्रोसेस हो गया आपके पास ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करने के बाद अगेन हम क्या पढ़ने वाले, तो दिस इज द ई कोलाई। अगेन कौन सा बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इश्चरेशिया कोलाई बैक्टीरिया, है ना। नेक्स्ट आ गया आपके पास तीसरी प्रोसेस को हम कहते हैं, तीसरा प्रोसेस कौन सा रहता है, ब्लेंडिंग के बाद आएगा तीसरा प्रोसेस जिसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको पता होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है, उसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब में इन सैंपल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पूरा। तो हम जब देखेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए चला गया था, तो बैक्टीरिया कैसा हो गया, हैवी हो गया। हैवी होने की वजह से ये बैक्टीरिया जो है ये कहां चले जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। जितने भी बैक्टीरिया मैंने लिए थे वो कहां आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और उसके अंदर किसका डीएनए रहेगा, बैक्टीरियोफेज का कलरलेस डीएनए रहेगा। अरे हाँ है ना, बैक्टीरियोफेज का कलरलेस डीएनए ऐसे बैक्टीरिया के अंदर रहेगा। और यहां पे जो मैंने अगर मैं कह दूं तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है। डेंसिटी के हिसाब से क्या होगा, ये चीजें चेंज होने वाली हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन तो बाहर आ गया था ना, तो सेल के अंदर नहीं था, तो बैक्टीरिया के अंदर मतलब प्रोटीन नहीं गया था, तो प्रोटीन कहां है,
प्रोटीन आपको मिलने वाला है कहां, सुपरनेटेंट में। प्रोटीन आपको ऊपर दिखने वाले हैं ऐसे करके, तो दिस इज कॉल्ड द सुपरनेटेंट कहेंगे हम इसको, है ना, सुपरनेटेंट वाला पार्ट है। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पैलेट कहेंगे। तो पैलेट में कौन है आपके, बैक्टीरिया के चला गया, उसके अंदर कौन है, डीएनए है। और ऊपर कौन है, सुपरनेटेंट में है। तो अगर मान लीजिए साइड से मैंने क्या एक लाइट मारी, वो लाइट किसकी थी, रेडियो एक्टिव लाइट है मान लो, किसकी, S35 की। S35 की लाइट मैं यहां मारूंगा ऊपर सुपरनेटेंट में, तो मुझे क्या देखने को मिलेगी, तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी तुम ही बताओ, रेडियो, अगर मैं रेडियो एक्टिव S35 की लाइट मारूंगा तो लाइट नीचे मिलनी चाहिए कि ऊपर मिलनी चाहिए, क्योंकि ऊपर का प्रोटीन किससे रिच था, आपके पास S35 था, यहां पे क्या था, S35 था। तो यहां S35 जब प्रोटीन के पास है एंड प्रोटीन सुपरनेटेंट में है, तो S35 की अगर मैं रेडियो एक्टिव लाइट मारूंगा यहां पे, तो क्या करेगा ये, इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाएगा, ये चमकेगा। तो रेडियो एक्टिविटी सीन इन, और सीन इन व्हाट, सीन इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, इसका मतलब कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं गया। नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी एट पैलेट। जो नीचे वाला दिख रहा है पैलेट, जहां पे हमारे पास बैक्टीरिया नीचे चले गए, डेंसिटी की वजह से, हैवी होने की वजह से नीचे चले गए हैं, तो यहां पे क्या हुआ, नो रेडियोएक्टिविटी सीन इन व्हाट, पैलेट बोल सकते हो, या फिर इनसाइड बैक्टीरियल सेल। यहां पे हमें बैक्टीरियल सेल में क्या नहीं देखने को मिलेगी, इनसाइड बैक्टीरियल सेल हमें रेडियोएक्टिविटी सीन नहीं होगी। टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखिएगा इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। प्रोसेस देखो, इन्फेक्शन में क्या हुआ है, इन्फेक्शन के केस में आपका डीएनए किसके अंदर चला गया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर चला गया। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ब्लेंडिंग किया, तो ब्लेंडिंग किया तो प्रोटीन बाहर चला गया और डीएनए अंदर आ गया। अब इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेज किया। सेंट्रीफ्यूगेज करने की वजह से क्या हो गया, घूमा, आरपीएम पे 40,000 आरपीएम ऐसे में क्या घुमा दिया हमने। अब घुमाने की वजह से क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ गया, आपके पास बैक्टीरिया आ गया, डेंसिटी वजह से नीचे चला गया, एंड प्रोटीन तो कभी सेल के अंदर गया ही नहीं था, तो प्रोटीन कहां रह गया, ऊपर रह गया। तो जब मैंने S35 की लाइट मारी, क्योंकि यहां पे मैंने किससे रिच करा हुआ है, तो उसको, ये हमने किसके लिए पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है S35 के लिए। हमने किसके लिए पढ़ा हुआ है, यहां पे हमने कहीं ना कहीं किसके लिए पढ़ा हुआ है, यहां पे हमने यहां पे पढ़ा हुआ है S35 के लिए, है ना। और यहां हमने किसके लिए पढ़ा हुआ है, P32 के लिए। तो नेक्स्ट केस देखते हैं किसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन इन केस ऑफ व्हाट, डीएनए। तो यहां ध्यान दो, डीएनए किससे रिच था, P32 से। अब अगेन सेंट्रीफ्यूज मशीन सेम बनेगी, सेम सेंट्रीफ्यूज क्या होगी, यहां पे मशीन होगी। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया गया है नीचे, इन बैक्टीरिया के अंदर मेरा रेडियो एक्टिव क्या है, यहां पे डीएनए प्रेजेंट है। और यहां जो प्रोटीन वाला पोर्शन रहेगा, वो प्रोटीन वाला पोर्शन जैसे अब यहां पे बाहर चला गया था, सारे प्रोटीन जैसे यहां पे बाहर चले गए थे, वैसे ही प्रोटीन कहां रहने वाला है, सुपरनेटेंट में। अब ये प्रोटीन तो कोई कलरफुल था नहीं, इसका प्रोटीन कलरफुल नहीं था। तो अब क्या करूंगा मैं, अगर मान लीजिए मैं यहां से P32 की क्या मारता हूं, लाइट मारता हूं। अगर मान लो यहां से मैं P32 की लाइट मारता हूं, तो यहां क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी in case of P32 seen in बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या हुआ है, हमें क्या मिला है, रेडियो एक्टिविटी मिली है, बिकॉज वहां पे कौन था, डीएनए था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो नो रेडियो एक्टिविटी एट व्हाट, नो रेडियो एक्टिविटी एट सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि वहां प्रोटीन था। तो केस ये समझने वाला ये है बच्चों कि यहां पे क्या हुआ है, आपके पास जो हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बोला दिस इज द फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आपसे पूछा अगर तो यही बोलना है, हर्सी चेज ने क्या बोला था, फाइनल प्रूफ। अब एक में क्या किया उन्होंने, कल्चर किया बैक्टीरियोफेज को, दूसरे में कल्चर किया उन्होंने बैक्टीरियोफेज को। पहले वाले में क्या डाल दिया, S35, दूसरे वाले में क्या डाल दिया, P32। अब इसमें S35 सल्फर से रिच था, आपका जो P32 था वो डीएनए से रिच था। अब कहने का मतलब यही हुआ कि डीएनए ही क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, डीएनए सेल के अंदर है, इसीलिए रेडियोएक्टिविटी कहां देखने को मिली मुझे, P32 के केस में डीएनए के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिली। प्रोटीन कभी भी सेल के अंदर नहीं जाता, इसलिए प्रोटीन S35 से रिच था, ये ऊपर गया और ऊपर मुझे क्या मिली है, रेडियोएक्टिविटी मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ आरएनए प्रोटीन्स एंड डीएनए, प्रोटीन कभी भी सेल के अंदर नहीं जाएगा, डीएनए सेल के अंदर जाएगा। मींस डीएनए इज द ओनली वन जो कैसा है, आपके पास ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो जो मतलब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला समथिंग वाज देयर इन व्हाट,
हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जिसने क्या किया आर स्ट्रेन को एस में कन्वर्ट कर दिया और क्या हो गया, माइस मर गया। फिर इन्होंने किया ऑसवाल्ड एवरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड ने क्या किया, इसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया। इन्होंने भी बोला कि क्या हो सकता है, डीएनए कैन बी व्हाट, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जब मैंने डीएनए नहीं डाला लाइव आर में तो क्या हुआ है, माइस जिंदा रह गया है, और जब मैंने आरएनए और प्रोटीन डाला है तो क्या हुआ है, माइस मर गया है। इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ दिया वो किसने दिया, हार्सी एंड चेज ने। इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन, फिर यहां पे क्या किया, ब्लेंडिंग, तीसरा क्या उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद तीनों प्रोसेस से ये बताया कि आपका डीएनए ही है जो सेल के अंदर जाएगा और क्या करेगा, वहां पे आपको रेडियो एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से थे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जहां पे फाइनल प्रूफ आया दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इसको बढ़िया से आप लोग क्या करिए, कॉपी करिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा वो पोर्शन रहेगा आपके पास आरएनए वर्ल्ड एंड एंटायर सेंट्रल डॉगमा। तो बढ़िया से इसको लिखिए, है ना, और एक बार गो थ्रू करिए टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन रीड करिए, जहां ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, चलिए